हाय। यस। ओके। लतीफ जी सुन पा रहे हैं? इन्फिनिक्स हॉट 10s से कौन जुड़े हैं? एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये क्या? व्हाइट बोर्ड। यस यस यस। ओके, मे आई नो द नेम ऑफ योर्स इन्फिनिक्स हॉट 10s? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को शेयर करते हैं या फिर आप ये रहा, यहाँ से शेयर करते हैं। ओके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्लास, जहाँ पर हम बात करेंगे। आपको मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना? आर यू एबल टू हियर मी और नॉट? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मुझे साउंड बार में कुछ हलचल दिखाई दे रही। इट मीन्स हाँ, आपको बातें सुनाई दे रही है। यस। थैंक यू। ओके, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सिस्टम एंड सराउंडिंग इन थर्मोडायनेमिक्स। जिस जगह पर हम थर्मोडायनेमिक एनालिसिस कर रहे हैं, उस जगह को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और थर्मोडायनामिक सिस्टम इट मींस कोई एक, जैसे कि हमारे घर का रूम है, तो रूम पे हम थर्मोडायनामिक एनालिसिस कर रहे हैं। तो फॉर अ टाइम बीइंग जो हमारा रूम है वो क्या हो गया? थर्मोडायनामिक सिस्टम। और रूम की जो बॉर्डर है, जो दीवार है, जो वॉल्स है चारों बाजू की साइड पे, वो हमारी क्या हो गई? थर्मोडायनामिक बाउंड्री, यानी सिस्टम की बाउंड्री। अब जो सिस्टम की बाउंड्री से बाहर है, सिस्टम की बाउंड्री के अंदर जो है, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। और जो सिस्टम की बाउंड्री से बाहर है, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कि सराउंडिंग क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है, और बाउंड्री को किस तरीके से समझे। तो सपोज कर लीजिए कि एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रही है एक रूम पे। अभी मेरी रूम पे सपोज कर लीजिए कि एसी चालू है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम चालू है। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज व्हाट? इट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम। कहां पर चालू है? रूम में है। तो रूम जो हो गया वो क्या हो गया? थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर आ गया। रूम की जो बाउंड्री है वो किसके अंदर आ गई? थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि रूम के अंदर कूलिंग प्रोसेस हो रही है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रही है। करेक्ट। अब जो रूम के बाहर है, बाहर कैसा है? हॉट वेदर है। तो बाहर क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग कैसा है? हॉट है। और सिस्टम कैसी है? कूल है। बाहर क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग कैसा है? हॉट है। सिस्टम कैसी है? कूल है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? जहां पर हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस कर रहे हैं उसे सिस्टम कहें। और सराउंडिंग किसे कहेंगे? जो सिस्टम के बाहर है, सिस्टम की बाउंड्री के बाहर है, उसे सराउंडिंग कहेंगे। एनी डाउट? अगर नहीं है तो प्लीज नो डाउट लिखिए। नहीं है कोई डाउट तो नो डाउट लिखिए, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन
system and surrounding? Yes, yes, yes. I think Dishant is on Infinix Hot 10s. Are you Dishant? Dishant है अगर आप तो यस लिख दीजिए Infinix Hot 10s के लिए. एंड लतीफ कुंभार अगर आप सुन पा रहे हैं आप भी पार्टिसिपेट कीजिए. कान सिंह ओके ओके गॉट इट सर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले ये सारी चीजें रब कर देते हैं. ओके लतीफ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन. नेक्स्ट जो आ रहा है वो है, मैं एक बार मैसेज भी देख लेता हूँ. किसी और ने तो मैसेज नहीं किया है ना कि सर आपके सेशन हमें अटेंड करने अभी नहीं हो रहा है. नहीं, ऐसा तो कोई मैसेज नहीं आया है सर. जो भी है वो इतना ही है. परफेक्ट परफेक्ट. चलिए चल. तो सिस्टम होती है तीन टाइप की. एक सिस्टम होती है ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम. दूसरा होता है क्लोज सिस्टम. और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम. अच्छा, तो इसमें डिफरेंस क्या क्या है? तो जो ओपन सिस्टम है, मैटर एंड एनर्जी. मैटर को कभी कभी हम क्या कहते हैं? मास. मास एंड एनर्जी सिस्टम के अंदर भी जा सकती है, बाहर भी आ सकती है. इसीलिए दोनों साइड एरो है. अंदर भी जा सकती है, बाहर भी आ सकती है. एनर्जी भी अंदर भी जा सकती है, बाहर भी आ सकती है. अगर ऐसी कोई सिस्टम है कि जिसमें कोई एनर्जी अंदर भी जा रही है, कोई एनर्जी बाहर भी आ रही है, मास अंदर भी जा रहा है, मास बाहर भी आ रहा है, तो उस सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम. एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. लेट मी गिव यू वन बेस्ट एग्जांपल. सपोज कीजिए कि ये एक गीजर है. गीजर. तो गीजर के अंदर क्या जाएगा? गीजर के अंदर ठंडा पानी आएगा. गीजर के अंदर क्या आएगा? ठंडा पानी. कूल टैप वाटर. और बाहर क्या निकलेगा? हॉट वाटर. तो ये क्या हुआ एग्जैक्टली ये हुआ मास ट्रांसफर. मीन्स कुछ मास इन हुआ और कुछ मास आउट हुआ. मगर कैसे हुआ ये? तो हमने एक साइड से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी. गीजर को इलेक्ट्रिकल इनपुट मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी दी हमने, उसे हम कहेंगे वर्क इनपुट. एंड दूसरी साइड हमें क्या मिला आउटपुट में? आउटपुट में हमें मिला दी हॉट मीन्स हीट. इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन किस में हुआ? थ्रू कोयल. हीट में हुआ. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है. हीट क्या है? दूसरी एनर्जी है. तो यहां पर एनर्जी इन हुआ एंड एनर्जी आउट भी हुआ. तो मास इन हुआ, मास आउट हुआ, एनर्जी इन हुई, एनर्जी आउट हुआ. इसीलिए गीजर को हम किस तरीके की सिस्टम गिनेंगे? ओपन सिस्टम. अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज यस लिखिए. अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज यस लिखिए. गोहिल अशोक जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. गोहिल अशोक जी आपका भी स्वागत है. इन्फिनिक्स हॉट कान सिंह जी को समझ में आ रहा है कि हाँ आप जो बोल रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ, कोरिलेट कर पा रहा हूँ. अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने को अनम्यूट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं. उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलिए, तो ओपन सिस्टम हमने समझ ली. अब चलिए समझते हैं क्लोज सिस्टम को. क्लोज सिस्टम किसे कहेंगे हम?
तो देखिए क्लोज सिस्टम में एक चीज डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये वाला मास। मास नहीं है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी को इन कर रहे हैं, एनर्जी को आउट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर बिना मास के एनर्जी करेगी क्या? अरे बिना मास के एनर्जी बहुत कुछ कर सकती है। समझाइए। चलो समझाते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए। अब ये थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है? रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट, वो तो फिक्स अमाउंट होता है। मीन्स एक बार आपने रेफ्रिजरेंट फिल कर दिया तो वो रेफ्रिजरेटर में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। उसको बार बार फिल नहीं करना है, हर एक मिनट पे फिल नहीं करना है। जैसे गीजर में था, गीजर में हर एक सेकंड पे पानी चाहिए आपको। यहाँ पर वैसा नहीं है। रेफ्रिजरेटर में एक बार आपने रेफ्रिजरेंट डाल दिया तो वो डाल दिया, वो सर्कुलेट होता रहेगा। तो मास फिक्स हो गया रेफ्रिजरेंट का। बट हाँ, रेफ्रिजरेटर क्या करके देता है आपको? रेफ्रिजरेटर जो बाहर से जो हॉट, क्या कहते हैं हम, हॉट कोई भी चीज होती है उसको क्या करके देगा? आउटपुट में कूल करके देगा। कैसे करके देगा? हॉट को कूल कैसे करेगा? रेफ्रिजरेंट के थ्रू। तो रेफ्रिजरेंट का मास जितना इनपुट हुआ, रेफ्रिजरेंट का मास, सपोज यहाँ पर M1 रेफ्रिजरेंट का मास है, तो कूलिंग करने के लिए भी M1 ही रहेगा। मीन्स रेफ्रिजरेंट का मास तो चेंज होगा नहीं कि उसका मास कुछ अंदर अंदर अलग जा रहा है, बाहर कुछ अलग आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। आप कहोगे कि सर इसमें भी, गीजर में भी जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना पानी अंदर जा रहा है उसमें से थोड़ा सा पानी हीट होके वेपोराइज भी तो हो रहा है। तो एम मास इनपुट कुछ अलग है, मास आउटपुट कुछ अलग है। मगर रेफ्रिजरेंट में वैसा नहीं है। मोर और लेस बहुत सारी साइकिल के बाद हमें रेफ्रिजरेंट लीकेज होने की वजह से या थोड़ा बहुत हमें चेंज करना पड़ता है, बट मोर और लेस रेफ्रिजरेंट कांस्टेंट रहता है रेफ्रिजरेशन में। तो रेफ्रिजरेशन में क्या होता है? रेफ्रिजरेशन में इलेक्ट्रिसिटी हम प्लग इन करते हैं। रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिक पावर चाहिए कंप्रेसर को चलाने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट आई और सामने रेफ्रिजरेटर ने क्या करके दिया? हमें हीट एब्जॉर्ब करके दी। इट मींस हमने एनर्जी इनपुट भी की और एनर्जी आउटपुट भी मिली। बट हमारा जो रेफ्रिजरेंट का मास था वो कैसा था? कांस्टेंट। तो जहां पर सिर्फ एनर्जी इनपुट एंड एनर्जी आउटपुट हो बट मास कांस्टेंट रहे, यानी एनर्जी का ट्रांसफर हो सके, एनर्जी का ट्रांसफर हो सके, एनर्जी इन भी हो आउट भी हो सिस्टम से, बट मास कांस्टेंट रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम कहेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए चैट बॉक्स में। अगर समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए प्लीज। यस, वेरी गुड। अब आती है तीसरी सिस्टम जो है आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? ना एनर्जी ना मास, कुछ नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी ना मास, कुछ नहीं होगा ट्रांसफर। तो क्या होगा? और ऐसी सिस्टम कौन सी होती है? ऐसी भी सिस्टम होती है। क्या आप कह सकते हो, आप में से कोई कह सकता है कि ऐसी भी सिस्टम होती है जहां पर एनर्जी भी ट्रांसफर ना हो और मास भी ट्रांसफर ना हो, फिर भी ऐसी एक चीज होती है कि जहां पर एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो रही है, मास भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसका यूज भी हो रहा है? क्या है ऐसी चीज? आप उसका एग्जाम्पल दे पाओगे? लिख पाओगे चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके आप दे पाओगे आंसर? थर्मोस। थर्मोस के अंदर जो चाय लेके जाते हैं ना हम, केटल, या केटल समझ लीजिए, केटल भी ऐसी इंसुलेटेड केटल जिसके अंदर चाय या हॉट वाटर लेके जाते हैं, तो वो हॉट वाटर हीट बाहर ना निकले या चाय गर्म ही रहे अंदर, इसी वजह से हम थर्मोस फ्लास्क के अंदर लेके जाते हैं। तो उसके अंदर एक ग्लास की कोटिंग रहती है।
तो ना हीट अंदर आ रही है ना हीट बाहर जा रही है। इट मीन्स एनर्जी इनपुट भी नहीं है, एनर्जी आउटपुट भी नहीं है। और चाहे जितनी है उतनी ही रहेगी थर्मोस फ्लास्क के अंदर। तो मास इन भी नहीं है, मास आउट भी नहीं है, मास जितना है उतना कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है और थर्मल एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ये भी समझ में आ चुका हो तो प्लीज यस लिखिए। ये भी समझ में आ चुका हो तो प्लीज यस लिखिए, प्लीज यस लिखिए। यस, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम किसे कहेंगे हम? जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड ना करे वैसी प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इट मींस अगर आप उस प्रॉपर्टी में मास कुछ बढ़ा दो या कम कर दो, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोलोगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? टेम्परेचर इज वन सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें आप मास बढ़ा दो या मास कम कर दो, आपका सपोज अभी अभी आप बैठे हो कहीं पर, तो आपका कुछ टेम्परेचर है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ मेरा कुछ टेम्परेचर है। मीन अगर हम सेम सराउंडिंग में है तो आपका मास भले ही मेरे से कम हो, मेरा वेट है 108 kg, तो अगर मेरा वेट बहुत ज्यादा है, मेरा मास बहुत ज्यादा है, तो भी मेरा टेम्परेचर वही रहेगा जो आपका टेम्परेचर है। इट मीन्स टेम्परेचर डजंट डिपेंड्स अपॉन मास। द टेम्परेचर इज विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी? इट्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करे वैसी प्रॉपर्टीज को कहा जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे? अगर आप देखो, आपकी बॉडी है मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी ज्यादा होगी इसी वजह से मेरा मास ज्यादा है, आपकी बॉडी का वॉल्यूम कम होगा तो आपका मास कम होगा। समझ में आ रहा है व्हाट डू मीन बाय इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव? तो यस लिखिए, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन कीजिए। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर? पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन हम किसे कहेंगे? देखिए हमने एक कर्व बना लिया, चलिए हम एक कर्व बना लेते हैं। ये मैंने एक कर्व बना लिया। अब इस कर्व के अंदर मैं एक शेप बना रहा हूँ, प्रोसेस बना रहा हूँ, इस टाइप की प्रोसेस है। और ये कर्व प्रेशर एंड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर है पॉइंट नंबर 1, यहां पर है पॉइंट नंबर 2। तो हमें पॉइंट नंबर 1 पे क्या मिलेगा? प्रेशर मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। और पॉइंट नंबर 2 पे क्या मिलेगा? अगेन प्रेशर मिलेगा एंड वॉल्यूम मिलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि हर एक पॉइंट पे इस पाथ के, ये जो पाथ है दिस इज कॉल्ड पाथ, इस पाथ के हर एक पॉइंट पे मुझे प्रेशर की एंड वॉल्यूम की वैल्यूज मिलेगी, यस और नो? इस पाथ के हर एक पॉइंट पे मुझे प्रेशर की एंड वॉल्यूम की वैल्यूज मिलेगी, यस और नो? यस। so that's why pressure and volume are called point function, क्योंकि वो पॉइंट से डिफाइन होते हैं, हर एक पॉइंट से डिफाइन होते हैं, हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे ही पॉइंट चेंज हुआ वो वैल्यू चेंज हो गई। दैट्स व्हाई प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दिस ऑल आर व्हाट? दिस ऑल आर पॉइंट फंक्शन। तो अब हम बात करते हैं तो क्या होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन के लिए अगर मैं कहूं आपको कि ये एक प्रोसेस है जहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी इनपुट देनी है, तो हमने पूरे पाथ के लिए एक हीट इनपुट दिया या वर्क इनपुट दिया। पूरे पाथ के लिए हम हीट इनपुट या वर्क इनपुट दे रहे हैं। ये पूरे पाथ के लिए हम क्या तो हीट इसमें इंसर्ट कर रहे हैं या इसमें से वर्क
एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, यहां से वर्क आ रहा है या यहां पर हीट जा रही है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन पाथ, नॉट अबाउट पॉइंट। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के हर एक पॉइंट पे एनर्जी अलग अलग लगेगी। नहीं, हम ऐसा कहेंगे कि ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट होने में इतनी एनर्जी लगी। आर यू गेटिंग इट? तो एनर्जी जो है वो पाथ फंक्शन है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जितनी भी आप एनर्जीज ले लीजिए, वो सारी एनर्जीज क्या है? पाथ फंक्शन है। वर्क ले लीजिए, हीट ले लीजिए, वो पाथ फंक्शन है। बट जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो सारे कैसे हैं? पॉइंट फंक्शन है। तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? प्लीज से यस और नो। अगर आपके कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो प्लीज। मैं आपका यस का वेट कर रहा हूं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। एक यस मिल जाए तो मैं आगे बढ़ूं। यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस में दो प्रोसेस डिफाइन की गई है। एक तो है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरी है इरिवर्सिबल प्रोसेस। वापस मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा और उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट डू मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट डू मीन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक प्रोसेस है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ही डायग्राम है यहाँ पर भी। और यहाँ पर ये है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 1 से 2 जाने के लिए भी ये प्रोसेस यही पाथ को फॉलो करती है, 1 to 2 जाने के लिए भी। एंड सिमिलरली वैसे ही एक दूसरी प्रोसेस है पी एंड बी। इस पाथ को मैं कह देता हूं पाथ ए। जो पाथ से जा रहे हो वो है पाथ ए। और यहां पर भी मैं एक ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, जहां पर एक पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 से 2 तक पहुंचने में हम जो पाथ ले रहे हैं वो है पाथ ए। अब ये पहली वाली जो प्रोसेस है, फर्स्ट वाली जो प्रोसेस है, उसमें हम अगर 2 से 1 तक भी जाना है ना, तो हम सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, सेम पाथ। कि 2 से 1 तक जाना हो या 1 से 2 तक जाना हो, दोनों में सेम पाथ फॉलो हो रहा है। और दूसरी जो प्रोसेस है यहाँ पर, उसमें क्या होता है कि 1 से 2 जाना है तो एक पाथ फॉलो हो रहा है। बट 2 से अगर 1 जाना है, 2 से अगर 1 जाना है, तो हम एक दूसरा पाथ फॉलो करेंगे, जिसे हम कहेंगे पाथ बी। तो क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि पाथ 1, यानी ये जो फर्स्ट वाला जो मैंने बताया आपको, फर्स्ट वाला जो एग्जांपल बताया, वो कौन सा है? रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? वो कौन सा एग्जाम्पल दिखा रहा है? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस को दिखा रहा है? कौन सी प्रोसेस को दिखा रहा है? अनम्यूट करके भी आप आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप रिवर्सिबल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड पाथ जो सेकंड पॉइंट से जो हमने क्लियर किया, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल पाथ। ओके, सो रिवर्सिबल पाथ डज नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्यों ऐसा? उसको भी समझते हैं। तो वहां से हमें पता चलेगा व्हाट डू मीन बाय क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी क्या है वो यहाँ से पता चल जाएगा। चलो समझते हैं।
चलिए, ऐसा मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, ये पूरा एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है। जो कुछ यहां से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है पिस्टन, और ऊपर पूरा क्या लगाया गया है, इसके ऊपर पूरा है ना, जो यहाँ पर, वहां पर गैसेस है। क्या है यहाँ पर? गैसेस है, पूरा का पूरा गैस से फिल्ड किया गया है ये। तो इनिशियल लेवल पे ये गैसेस के पास बहुत सारा वॉल्यूम है, वो आप देख भी रहे हो कि वॉल्यूम इनिशियल लेवल पे कितना है, इतना सारा वॉल्यूम है। ये रहा इनिशियल वॉल्यूम V1। और पिस्टन के पास प्रेशर भी है, कुछ तो प्रेशर रहेगा पिस्टन के पास, अभी पिस्टन को जो गैसेस जो धक्का दे रहे हैं नीचे, तो कुछ ना कुछ तो पिस्टन के पास भी प्रेशर रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड प्रेशर P1। इस पॉइंट पे जब पिस्टन की पोजीशन यहां पर है, वहां पर। अब धीरे धीरे सोचिए कि ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पिस्टन ऊपर जा रहा है। तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? ये पिस्टन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, इंक्रीज, परफेक्ट। एंड वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। वेरी गुड। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इस प्रोसेस को। तो ये वही हो रहा है ना, ये 2 पे क्या है, पहले वॉल्यूम ज्यादा था, फिर 2 से 1 गया तो वॉल्यूम कैसा हो गया, कम हो गया। एंड 2 पे प्रेशर कितना था, प्रेशर कम था, फिर 1 तक गए तो प्रेशर ज्यादा हो गया। क्या ये 2 to 1 पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डायग्राम है, क्या ये 2 to 1 पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो? ये समझ में आ रहा है आपका कि ये, यस, यस, परफेक्ट। अब सोचिए कि जब पिस्टन ऊपर आ जाएगा, जब ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1 पे आ जाएगा, तो पिस्टन की पोजीशन कुछ यहां पर रहेगी। अब वहां से हम गैसेस को वापस ज्यादा फ्लो करें, गैसेस ज्यादा डालें वहां पर, तो गैसेस जैसे 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 नीचे आते जाएंगे, वैसे वैसे क्या आता जाएगा, मीन्स गैसेस रहेंगे वहां पर ऊपर पिस्टन पे, पिस्टन अभी नीचे आ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, उसी तरीके से प्रेशर कम होता जाएगा, यस और नो? यस। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम होगा। और अगर ये प्रोसेस पाथ नंबर 1 to 2 को फॉलो करे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे, इट मीन सेम पाथ को फॉलो करे, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, यस और नो? पिस्टन जब नीचे से ऊपर जा रहा है और जब ऊपर से नीचे आ रहा है, तब अगर सेम, देखिए हर एक पॉइंट पे, पिस्टन के हर एक पॉइंट पे, यहां से जैसे ही उसने इतना इंप्रूव लिया, ये पॉइंट पे आया पिस्टन, तो इसको पॉइंट नंबर 2 कहेंगे, इसको पॉइंट नंबर 1 कहेंगे, इसको पॉइंट नंबर 3 कहेंगे। हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर एंड जो वॉल्यूम की सिचुएशन बन रही है, वैसे ही जब पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है तब भी वही सिचुएशन बने, तो हम उसको कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। क्यों? ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। क्यों पता है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम। ये दो आंसर है इसके। क्या है?
एक तो फ्रिक्शन एंड इक्विलिब्रियम। जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाता जाएगा उनको फ्रिक्शन लगेगा, उसको फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगने से वो चीज डिग्रेड होगी। इट मीन्स जिस तरीके से वो नीचे से ऊपर गया है वही पिस्टन ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, उसमें से थोड़ा कम होके आ रहा है। एंड सेकेंडली इक्विलिब्रियम। सोचो कि जब पिस्टन ऊपर था तब उस पे कुछ वेट लगाया गया होगा। सोचो ऐसा कि एक वेट लगाया हमने, वो वेट इतने सारे थे, दिखाता हूं मैं आपको। सोचो ऐसा, इस पिस्टन पे हमने नंबर ऑफ वेट्स रखे हैं यहां पर, और हर एक वेट को जब हम हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे वेट है, बहुत ही छोटे छोटे, यानी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वेट्स है, जिसको हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है कि पिस्टन ऊपर आ रहा है। और निकाल भी कैसे रहे हैं कि हर एक वेट को निकालने में हमें इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। इनफाइनाइट टाइम क्यों लगा रहा है? क्योंकि हमें थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा ना हो जाए कि प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाए, ऐसा ना हो जाए कि प्रेशर बढ़ने की वजह से और कोई प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए। तो ये जो हमें ना इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वेट्स को हम इनफाइनाइट टाइम ट्रैवल के अंदर निकाल रहे हैं, एक एक वेट को, तो टेम्परेचर उतना ही रहता है, मगर वो सारे वेट्स निकलते जाते हैं और पिस्टन ऊपर आता जाता है। मगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम इनफाइनाइटेसिमली, यानी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वेट को इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं निकाल रहे हैं। जब भी हम प्रोसेस करते हैं, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है, उसमें हम टाइम बाउंड प्रोसेस होती है कि 1 घंटे में हमें तो रिवोल्यूशन पर मिनट मिलते हैं अपने बाइक में, तो बाइक में तो 1 मिनट में 3000 आरपीएम, 3000 टाइम पिस्टन मूवमेंट कर लेता है। तो इनफाइनाइट टाइम तो हम दे नहीं रहे हैं, टाइम बाउंड काम कर रहे हैं। तो होता क्या है, टाइम बाउंड काम करने में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, और इक्विलिब्रियम जब भी डिस्टर्ब होता है तो इस तरीके की प्रोसेस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसको कहते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस। वहां पर हमारे पास इसी तरीके की प्रोसेस मिलेगी, यानी 1 to 2 कोई और पाथ से जाएंगे जहां पर हर एक पॉइंट पे प्रेशर एंड वॉल्यूम की वैल्यूज अलग अलग रहेगी, और 2 to 1 में प्रोसेस और वॉल्यूम की वैल्यू अलग अलग रहेगी। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस को उसे कहा जाता है क्वाजी स्टेटिक प्रोसेस। क्या कहा जाता है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? यस, समझ में, यस, यस समझ में आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सारी चीजें क्लियर रखते हैं। क्लियर ऑल ड्राइंग हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, यस, जस्ट अ मिनट। जी, नेक्स्ट कैसे होगा यहाँ पर? ओके,
ये कुछ थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशंस हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। थर्मोडायनामिक्स कहाँ कहाँ पर काम आता है उसके बारे में बता रही है ये एप्लीकेशंस। पावर प्लांट्स में, रेडिएटर में, रेफ्रिजरेटर में, एरोप्लेन्स में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, द ह्यूमन बॉडी में। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ना, वो इस सब्जेक्ट से कोरिलेट करती है, इस सब्जेक्ट के हर एक कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करती है। तो जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो थर्मोडायनामिक्स का, तो वो ये सारी जगह पर, इससे भी बहुत सारी जगह है जहां पर थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट कोरिलेट करते हैं, यानी वहां पर एग्जिस्ट करती ही करती है। अब आते हैं हम यहाँ पर, ये मेन इस टॉपिक के लिए हमने ये स्लाइड रखी थी, जहां पर है टॉपिक मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्या है? मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो यहां पर कुछ आपको टाइटल दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्कोपिक। क्या है? माइक्रोस्कोप। और यहां पर है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मीनिंग हुआ थोड़ा सा बड़ा, माइक्रो का मीनिंग हुआ छोटा। माइक्रोस्कोप कहते हैं ना हम काफी टाइम पे, कि जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है, उसको हम कहाँ से देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप, माइक्रो यानी बहुत ही छोटी चीज, फिर उससे भी नीचे आता है नैनो। तो माइक्रो इट मीन्स बहुत ही छोटी चीज जो हम शायद अपनी आंखों से देख ना पाए, एंड मैक्रो यानी बड़ी चीज, बड़ा मीन्स नेकेड आई से जो दिख सकता है, उन सभी को कहते हैं हम मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो वैसे ही एनर्जी के भी दो टाइप है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक यानी बड़ी बड़ी एनर्जी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये एनर्जी एज अ वॉल, some outside reference and change with velocity and elevation to the reference। इट मीन्स ये जो बड़ी बड़ी चीजों से इसका इफेक्ट आता है, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, मास हो गया, यहां से जो चेंजेस आते हैं ना, उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। बट माइक्रोस्कोपिक एनर्जी किसको कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक यानी छोटी छोटी बातों पे जहां पर एनर्जी लगती है, जो दिखती नहीं है मगर होती है, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। जैसे कि सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक रिएक्शंस जब होते हैं ना, पता नहीं चल रहा है मगर एटॉम्स के पार्ट पे होते हैं, यानी एटॉमिक लेवल पे होते हैं, एटम्स के लेवल पे होते हैं। इट मींस दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, जो माइक्रो स्केल पे होते हैं, एटम्स के स्केल पे होते हैं। और जो बड़े बड़े स्केल पे होते हैं, वॉल्यूम पे होते हैं, मास पे होते हैं, बड़ा जो वेलोसिटी पे होते हैं, उन सभी को कहते हैं हम मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? व्हाट डू मीन बाय मैक्रोस्कोपिक एनर्जी एंड माइक्रोस्कोपिक एनर्जी? यस। एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल जैसे कि आपको कहूं मैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ओके। लेटेंट हीट से आप क्या समझते हैं? कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर वही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपको वाटर लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा, एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, मगर आपको वाटर हीट फॉर्म में भी, यानी स्टीम फॉर्म में भी मिलेगा। यस और नो? इतना समझ पा रहे हो कि वाटर दोनों चीज में मिल सकता है। जो पानी है, वो पानी हमें लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें स्टीम में भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक हीट होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या करती है? हर एक मोलिक्यूल्स को, लिक्विड के हर एक मोलिक्यूल्स को, जो लिक्विड फॉर्म में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे
उन सभी मोलिक्यूल्स को थोड़ा थोड़ा करके चेंज करती जाती है एट मोलिक्यूलर लेवल. So that's why it is called microscopic energy. Such kind of latent heat is called microscopic energy. And macroscopic means बड़ा. जैसे कि हमने कोई एक टेबल रखी है और टेबल पे हम बैठ गए, तो टेबल दिख रही है और टेबल पे हम बैठे तो उस पे प्रेशर लगा वो भी पता चल रहा है. तो प्रेशर इज अ काइंड ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. आर यू गेटिंग इट और नॉट, और एनी डाउट प्लीज आस्क. डन, वेरी गुड. कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ये भी आता है सिलेबस में, अच्छा सा टॉपिक है. लिखा है द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर वाइडली स्पेस्ड इन द गैस फेज, yet it is very convenient to disregard the atomic nature of a substance and view it as a continuous homogeneous matter with no holes. That is called continuum. देखिए, एक मैटर जो होता है उसमें हो सकता है कि 90% एक ही टाइप के मोलिक्यूल्स हो, 90%, और हो सकता है कि 10% कुछ अलग टाइप के भी मोलिक्यूल्स हो. 90% सेम है मगर कुछ 10-20% अलग टाइप के भी मोलिक्यूल्स हो. तो हम उस स्ट्रक्चर को एक ही टाइप का गिनते हैं, यानी मेजोरिटी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसी के टाइप का गिनते हैं. दैट्स व्हाई जो मेजोरिटी होता है उसी के टाइप का हमें उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर गिनना है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर. तो यही कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट है कि जो मेजोरिटी होती है, जो मेजोरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी के टाइप का हमें स्ट्रक्चर गिनना है. जो माइनर उसके जो सरफेस पे शायद उसका स्ट्रक्चर अलग है मगर 99% उसका स्ट्रक्चर एक ही है, तो हम वो 99 वाला कंसिडर करेंगे, सरफेस वाले स्ट्रक्चर को हम इग्नोर करेंगे. The continuum idealization allows us to treat properties as a point function and to assemble the properties very continually in a space with no jump discontinuities. तो डेफिनेटली अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर का मोलिक्यूल सेम समझूंगा, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको सेम समझूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि हर एक मोलिक्यूल, जो एक मोलिक्यूल पे जितना इफेक्ट आ रहा है उतना ही सारे मोलिक्यूल पे इफेक्ट आ रहा है. बट अगर उसका स्ट्रक्चर में चेंज कर दूं, उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर की पेरिफेरी में इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है या न्यूट्रॉन्स है, उसको मैं चेंज कर दूं, तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता हूं कि सभी पे सेम काइंड ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है. तो दैट्स व्हाई कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि हमें कोई एक जगह पर फिक्स करना पड़ेगा कि मेजोरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ विच काइंड, एंड ड्यू टू दैट particular type of molecules we can decide a structure of the molecule, and majority of the molecules are behaving in that particular matter when some external body or external force applied on it. So the same kind of behavior is followed by the other same structured molecules. So this is the concept of continuum, कि continuous एक ही टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है. The continuum approach, fluid properties such as density, velocity, viscosity, thermal conductivity, temperature, etc. can be expressed as continuous function of space and time. तो ऐसे ही ये दिखाया गया है कि डेंसिटी को भी जब हम कहते हैं कि डेंसिटी क्या है, एक्चुअली डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम. तो कितना मास है डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम है, दैट इज कॉल्ड डेंस. तो हाउ डेंस इट इज, तो डेंस जब हम कहते हैं ना तो सेम टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स कितने वो यूनिट वॉल्यूम में आ रहे हैं उसी को हम कंसिडर करते हैं. ऐसा नहीं कहते हैं कि अलग वाला मोलिक्यूल कितना आ रहा है, नहीं, गिनते हैं तो सब सेम ही गिनते हैं कि 1 लीटर की पानी की बोतल है, तो 1 लीटर की पानी की बोतल में कितना पानी आएगा, कितना केजी पानी आएगा, तो कहेंगे कि 1 केजी पानी आएगा. कैसे? क्योंकि उसकी डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब है. गेटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम समझ में आ रहा है, यस और नो, और इज देयर एनी डाउट? सो प्लीज आस्क.
यस, समझ में आ गया, वेरी गुड। यस, कंपैरिजन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। Macroscopic approach में, in this approach a certain quantity of matter is considered without taking into account the energy occurring at molecular level। एनर्जी मोलिकुलर लेवल पे क्या कर रही है उसको अकाउंट में नहीं लेना है, उसको अकाउंट में नहीं लेना है, नहीं लेना है। नॉट कंसिडरिंग दी एनर्जी अकरिंग एट मोलिकुलर लेवल, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। इसको और क्या कहा जाता है? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स ही कहा जाता है। किसको? मैक्रोस्कोपिक को। तो माइक्रोस्कोपिक को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोपिक यानी एनर्जी को मोलिक्यूल लेवल पे कंसिडर करना है। एक तो बात इससे पूरा ऑपोजिट हो गया, और उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। मैक्रोस्कोपिक में लिखा हुआ है द एनालिसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम रिक्वायर्स सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूले, बट स्टैटिस्टिकल्स में वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही लार्ज हो जाता है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल पे हमें इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए अगर इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप आगे जाएंगे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। क्या आता है? फाइनाइट, AFEA, आंसिस ले लो या फिर APA ले लो, या फिर जहां पर भी एनालिसिस की बात आती है तो हम एलिमेंट्स को फाइनाइट एलिमेंट्स कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर देते हैं। तो वहां पर हम नेवियर स्टोक्स इक्वेशन यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स यूज करते हैं जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो। बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत इजी वाला मैथमेटिक्स यूज होता है, वहां पर कोई इतना ज्यादा मीन्स इंटीग्रेटेड फॉर्मूलाज ही चलते हैं, इंटीग्रेशन ही हो जाता है सारी चीज का। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ये सारे जो इक्वेशंस हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल के। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो अगर मैं लिखूं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मैं प्रेशर का इक्वेशन लिखूं तो कैसे होगा? चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट whatever number of elements are there, वहां पर आएगा चेंज इन फोर्स डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया फॉर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ये हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आएगा किसमें? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में, जिसको हम और क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। गेटिंग और नॉट? कोई डाउट तो बोलिए। समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो नो लिखिए, डाउट है तो पूछिए। इसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्कोपिक अप्रोच? तो मैंने आपको मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दोनों समझाए। माइक्रोस्कोपिक जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक यानी जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी को एटॉमिक लेवल पे जाके काउंट करना है, और माइक्रोस्कोपिक में एनर्जी को एटॉमिक लेवल पे जाके काउंट करना है, मैक्रोस्कोपिक में नहीं करना है। माइक्रोस्कोपिक को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कहा जाता है, मैक्रोस्कोपिक को क्लासिकल एनालिसिस भी कहा जाता है, या क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स भी कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक का एग्जाम्पल है एटॉमिक एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक का एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी। एनी डाउट? ये 3-4 तो मैंने डिफरेंसेस आपको अभी कह दिए, वैसे ही लिखना है आपको। अगर 3 मार्क्स के लिए आ जाए तो ऐसे 4 डिफरेंशिएशन लिखने हैं। यस, मैक्रोस्कोपिक में जो वैल्यूज रहती है सारी प्रॉपर्टीज की, वो कैसी रहती है? एवरेज वैल्यू रहती है। एग्जाम्पल, कंसिडर अ सैंपल ऑफ अ गैस इन अ कंडेंस in a closed container. The pressure of the gas is the average value of the pressure exerted by the millions of individual molecules। जहां पर भी हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर हम किसी भी एक पॉइंट पे लगाए पूरी टेबल के,
मगर हम कहेंगे कि पूरा सरफेस एरिया उस प्रेशर से इम्पैक्टफुल हो रहा है। वैसे तो हमने प्रेशर लगाया कोई एक पॉइंट पे, हम बैठे तो टेबल के कोई एक पॉइंट पे, मगर प्रेशर पूरी टेबल की सरफेस पे लग रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। तो मैक्रोस्कोपिक में जो भी वैल्यूज आती है वो कैसी आती है, एवरेज वैल्यू। और मैक्रोस्कोपिक का एग्जांपल क्या है प्रॉपर्टीज का, प्रेशर। दूसरा क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब सच सिस्टम अ फ्यू वेरिएबल्स आर नीडेड। जैसे कि प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हमें फोर्स एंड एरिया चाहिए, तो फ्यू वेरिएबल्स आर नीडेड, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स नहीं चाहिए। बट माइक्रोस्कोपिक में वो हाल थोड़ा सा बेहाल है। क्या है, द प्रॉपर्टीज लाइक वेलोसिटी, मोमेंटम, इम्पल्स, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ impact etc which describes the molecule cannot be easily measured। वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होती जाएगी, इम्पल्स हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होता जाएगा, फोर्स हर एक पॉइंट पे, उसका इम्पैक्ट हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होता जाएगा। हालांकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बट इंडिविजुअल अगर फोर्स को देखने जाओ तो फोर्स तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग लग रहा है। हमने जहां पर फोर्स लगाया वहां पर ज्यादा लग रहा है, तो फोर्स अलग अलग होता जाएगा। वो इजीली मेजर नहीं कर पाओगे कि आप पूरे टेबल पे अगर आपने यहां पर अगर प्रेशर लगाया, यहां पर पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया, तो मैं अगर कहूं कि यहां पर कितना फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, यहां पर कितना फोर्स लगेगा, यहां पर कितना लगेगा, यहां पर कितना लगेगा, यहां पर कितना लगेगा, वो मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक पे चलता है, मैक्रोस्कोपिक पे तो हमने बता दिया कि प्रेशर इतना लग रहा है ये पूरे एरिया पे, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हर एक एरिया पे कितना लग रहा है, दैट इज चैलेंजिंग टास्क। और लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सॉल्व इट, दिस वाई दैट्स वाई इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। आ रही है बात समझ में, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की ये दोनों डिफरेंशिएशन, यस और नो? आई नीड वन यस इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। यस आ गया। Okay. अगर डाउट है तो पूछिएगा, ऐसा मत कीजिएगा डाउट है तो पूछा भी नहीं। पॉइंट एंड पाथ फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, जो हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज मिलती है, उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम पॉइंट फंक्शन टाइप प्रॉपर्टी कहेंगे। और हर पाथ के लिए एक वैल्यू मिलती है, जैसे कि एनर्जी हो गया, वर्क या हीट, तो उसके लिए हम पाथ फंक्शन कहेंगे। प्रॉपर्टीज के टाइप हमने देख लिए थे। प्रेशर जी, ये अच्छी बात है, ये अच्छा डायग्राम है, इसको याद रखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम, अगर मैं ऐसा कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। इसमें से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। तो होता क्या है इसमें, ये 3 टाइप के प्रेशर रहते हैं। 3 टाइप के प्रेशर कौन से, चलिए देख। एक तो प्रेशर रहेगा गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो भी ज्यादा प्रेशर है उसे हम गेज प्रेशर कहेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो भी ज्यादा प्रेशर है उसे हम गेज प्रेशर कहेंगे। अगर आप गेज प्रेशर को यहां से देख रहे हो, इस डायग्राम से देख रहे हो, तो ये देखो टू पूरा का पूरा क्या है, पी एब्सोल्यूट है। तो पी एब्सोल्यूट की वैल्यू कितनी आएगी, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। दिखा देता हूं कैसे। देखिए ये पूरा पी एब्सोल्यूट है, ये रहा पूरी एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज नथिंग बट, जब हम जीरो लेवल से किसी भी पॉइंट का प्रेशर निकालते हैं, जीरो लेवल से, फ्रॉम द जीरो प्रेशर, तो जीरो प्रेशर से एक हमारे पास लाइन आती है पी एटमॉस्फेरिक। ये क्या लाइन है, पी एटमॉस्फेरिक। ये पॉइंट वाला क्या है, पी एटमॉस्फेरिक। यहाँ पर भी लिख देता हूँ पी एटमॉस्फेरिक। ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। और पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स यहाँ तक का, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसमें जब हम इतना ऐड करेंगे गेज वाला पोर्शन, तो हमें क्या मिलेगा,
एब्सोल्यूट प्रेशर, यस और नो, से यस और नो। एब्सोल्यूट प्रेशर का ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। जैसे कि हमने टायर में हवा भर के रखी है, तो टायर में हवा जो भर के रखी है वो हम जनरली लगाते हैं ना, पूछते हैं ना टायर वाले को कितने की प्रेशर डाली, तो बोलते हैं 40 की प्रेशर डाली, 35 की प्रेशर डाली। तो वो एक्चुअली प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा डाल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 40 एंड 30 एंड लाइकवाइज। यस और नो, यस और नो, यस यस यस, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके 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 ओके। सेम देखिए वैक्यूम प्रेशर में भी होता है, सेम चीजें होती है वैक्यूम प्रेशर में भी होती है। कैसे होती है समझाता हूँ, चलिए इनको रब करा पड़ेगा। वैक्यूम प्रेशर आप समझ लीजिए कि कहीं पर हमने वैक्यूम जनरेट करके रखा है, एक सिरिंज ली है, सिरिंज यानी पिचकारी समझ लीजिए, पिचकारी में हम जो वैक्यूम जनरेट करते हैं तो उसमें हम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम करते हैं, वैक्यूम में क्या करते हैं हम कम कर लेते हैं। तो वैक्यूम प्रेशर कहां पर होता है, यहां पर आएगा, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। ये रहा वैक्यूम प्रेशर, कुछ ये वाला वैक्यूम प्रेशर रहेगा, पी वैक्यूम, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम है, तो वहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर ये हो जाएगा, ये आपका, सॉरी ये वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा, ये मैंने जो बनाया ना वो एब्सोल्यूट हो जाएगा कि जीरो से कितना प्रेशर है। मैं फिर से बना देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। किसी भी चीज में जीरो से जो भी प्रेशर रहेगा, एक्चुअली ये पॉइंट पे हमारे पास वैक्यूम जनरेट हो रहा है, इट मींस एटमॉस्फेरिक से कम प्रेशर पे हमारे पास वैक्यूम जनरेट हो रहा है। जैसे मैंने कहा आपको कि सीरीज बनाते हैं तो एटमॉस्फेरिक से कम प्रेशर है, तो ये जो बचा ना यहां से लेके यहां तक का, उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट अब यहां पर भी है और एब्सोल्यूट यहां पर भी है। एब्सोल्यूट का मीनिंग है कि जो भी सिस्टम को आप कंसिडर कर रहे हो वो जीरो प्रेशर से कितना आगे, जीरो से कितना ऊपर है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, जीरो है। ये बात समझ में आई, यस और नो। एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, जीरो है। यस और नो, ये बात समझ में आया, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस। तो अब यहां पर पी एब्सोल्यूट का इक्वेशन क्या बनेगा, पी एब्सोल्यूट मींस पी एटमॉस्फेरिक, ये पूरा पी एटमॉस्फेरिक माइनस, माइनस उसमें से क्या निकालेंगे हम, इतना निकाल देते हैं, पी वैक्यूम। तो हमें क्या मिलेगा, पी एब्सोल्यूट। तो पी एब्सोल्यूट के दो इक्वेशन है, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, एंड पी एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम। आर यू गेटिंग इट और नॉट, यस और नो, से यस और नो। बस उसी इक्वेशन को यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, ये पी गेज का अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक, तो ये हो गया पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। एंड पी वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर अगर यहां पर चला जाए तो पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी एब्सोल्यूट, तो पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी एब्सोल्यूट दैट इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। यही इक्वेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये भी 3 मार्क्स के लिए आईएमपी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आईएमपी क्वेश्चन है। यस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज हुए हैं, आज मैंने आपको थर्मोडायनामिक सिस्टम समझाया, फिर समझाया आपको 3 टाइप की सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हम आए मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे, फिर हमने देखा कंटिन्यूम ऑफ
कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। फिर हम आ रहे हैं प्रेशर पे। प्रेशर में भी तीन टाइप के प्रेशर देख लिया हमने, एटमॉस्फेरिक, gauge pressure and vacuum pressure, and how the relationship can prepare one more pressure that is called absolute pressure. And absolute pressure कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी हमने देखा। तो इतनी सारी चीजें आज के ये लेक्चर में कवर हुई है। आगे भी देखते हैं क्या क्या चीजें और कवर हो सकती है। ये रहा प्रेशर। प्रेशर एक ऐसी चीज है जो जितना मोटा व्यक्ति होगा उसका प्रेशर उतना जमीन पे ज्यादा होगा, जितना पतला व्यक्ति होगा उसका जमीन पे प्रेशर भी उतना कम होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है, अभी तो सिर्फ इतना ही समझना है कि जितना आपका वेट ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर रिएक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा रिएक्ट करेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? काफी लोगों को ये पता नहीं होता है कभी कभी। मास जो होता है उसका यूनिट होता है केजी, एंड वेट जो होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन। हम काफी टाइम लेमन लैंग्वेज में वेट को ही मास कहते हैं या मास को ही वेट कहते हैं। आपका वेट कितना है तो हम कहते हैं 108 केजी। एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स में हम वेट को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में, नॉट इन केजी। केजी में हम किसको मेजर करते हैं? मास को मेजर करते हैं। तो अब आपको लगेगा कि सर न्यूटन और केजी में डिफरेंस क्या है? बस सिंपल सा डिफरेंस है, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। तो वो अर्थ पे कुछ अलग रहेगा वेट आपका, मून पे कुछ अलग रहेगा वेट आपका। अभी चंद्रयान 3 गया ना, उसका अर्थ पे जितना वेट होगा ना उससे काफी कम मून पे वेट होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट मून की ग्रेविटी है कम। वैसे एक यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, आप अगर मेरा ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो मुझे ये बताइएगा कि मून की ग्रेविटी कितनी है, सर्च फाइंड आउट करके बताइएगा। और अगर अर्थ पे, अगर चंद्रयान 3 का मास 100 केजी है तो मून पे जाके कितना होगा वो बताइएगा। तो यहां से ही मिल जाएगा आपको आंसर। और वेट का यूनिट भी कितना होता है? वेट का यूनिट होगा, मास का यूनिट है केजी एंड ग्रेविटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? न्यूटन। न्यूटन एक्चुअली है क्या? न्यूटन तो एक साइंटिस्ट है। न्यूटन ने क्या दिया था? मास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लॉ दिया था। और बिकॉज ऑफ दिस लॉ हम कह सकते हैं कि न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट था, न्यूटन ने जो खोजा उस पे से वेट मिला, वेट से मींस ग्रेविटी मिली, ग्रेविटी से वेट मिला, तो न्यूटन उसका यूनिट बन गया वेट का। और अब हम फोर्स के यूनिट के तौर पे न्यूटन को याद रख रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस और ना? यस। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन का, और उसके बाद में ये सेशन एंड करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। डेंसिटी इज विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? आंसर सभी लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए। डेंसिटी किस टाइप की प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे डिपेंड ना करे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे डिपेंड करे। तो डेंसिटी किस टाइप की प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? प्लीज आंसर। डेंसिटी का यूनिट होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
वेरी गुड, आपने एक ने आंसर दिया एक्सटेंसिव, बट दैट इज रॉन्ग आंसर, दैट इज रॉन्ग आंसर। दैट इज रॉन्ग आंसर। कैसे? देखिए, आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे ऐसा ही लगेगा कि डेंसिटी का यूनिट ही है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मास पे डिपेंड कर रही है, बट ऐसा नहीं है। डेंसिटी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों ऐसा? अगर मैं ऐसा कहूं आपको कि मैं 1 लीटर की बोतल लेता हूं, 1 लीटर ऑफ वाटर बॉटल, तो उसकी डेंसिटी है 1000 kg/m3। तो अगर मैं इसका मास बढ़ा दूं, जो है अभी 1 लीटर की बोतल है तो अप्रोक्सीमेटली 1 kg है, सपोज मैं 100 लीटर की बोतल ले लूं, तो क्या उसकी डेंसिटी चेंज होगी? क्या उसकी डेंसिटी चेंज होगी? यस और नो? क्या उसकी डेंसिटी चेंज होगी? यस और नो? नो। तो जब हम किसी भी चीज का मास बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी चेंज होती है या नहीं होती? यस और नो? कभी भी हम किसी चीज का मास बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी चेंज होती है या नहीं होती? यस और नो? नो। तो जब हम किसी भी चीज का मास बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो with that conclusion we can conclude that density does not depends upon mass। तो कहोगे कि सर तो ये इक्वेशन में मास तो आ रहा है। अरे मास भले ही आ रहा हो, मास के साथ वॉल्यूम भी तो आ रहा है डिवीजन में। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे मास कम होगा वैसे वैसे वॉल्यूम कम होगा। तो अल्टीमेटली डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मास बढ़े या कम हो, वहां से डेंसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। दैट्स व्हाई डेंसिटी इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। आर यू गेटिंग दैट और नॉट? ये एवोल्यूशन कर पाओगे? अब कोई भी कभी भी कहे कि डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, evaluate या prove that, कर पाओगे? यस और नो? डेंसिटी इज इंटेंसिव, इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। मैं पूछूंगा ये एग्जाम में, याद रखिएगा, मैं ये पूछूंगा एग्जाम में। क्या पूछूंगा? डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इवेल्युएट इट, कर पाओगे? यस और नो? इसको इवेल्युएट कर पाओगे? यस और नो? आंसर दे दीजिए, लास्ट आंसर है, यस और नो? यस, कर पाएंगे। पर ये समझ में भी आया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है डेंसिटी, क्योंकि मास बढ़ाओ या मास कम करो, उसी की वजह से डेंसिटी में कोई डिफरेंस आता नहीं है, आता नहीं। तो बस हम यहाँ पर ही रुकेंगे आज के दिन में। अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो मुझे प्लीज कहिए। अब मैं 5 मिनट के लिए ये सेशन क्लोज करके बैठता हूँ और आपके साथ में डिस्कशन करता हूँ। कितने लोग हैं पहले वो भी देख लेते हैं। 4 लोगों ने जुड़ चुके हैं आज, अच्छी बात है। तो 4 लोग जुड़ रहे हैं और बाकी की ये रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी। बट आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो आप? डू यू वांट टू आस्क समथिंग? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एनीथिंग फ्रॉम द लेक्चर। नहीं, एक चले गए। आई थिंक बाकी के दोनों लोगों को भी कोई क्वेश्चन नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे विद सम अनदर टॉपिक। एंड उसके बाद में आपका नवंबर फर्स्ट वीक में तो एग्जाम है। नवंबर फर्स्ट एंड सेकंड वीक में आपकी मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है।
तो प्लीज उसके लिए प्रिपेयर करते रहिएगा। मेरे वीडियो में से ही आपके क्वेश्चंस निकलेंगे पेपर के, तो ये सेशंस अटेंड करना मत भूलिएगा। बाकी सब लोगों को भी स्प्रेड कीजिए, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।